नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो घर पे? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई चीज़ पूछते हैं तो बता नहीं पाते हो। देखो, अभी तक जो हमारी क्लास चल रही थी वो एनवायरनमेंट की चल रही थी और हमने पारितंत्र के बारे में बताना शुरू किया था। मैंने कहा था पारितंत्र के प्रकार के बारे में बात चल रही है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में। पहला हमने बताया था कोरल पारितंत्र, दूसरा बताया मैंग्रोव पारितंत्र, और हमने क्लास के एंड में, कल वाली क्लास के एंड में हमने कह भी दिया था इसके बाद हम अब वेटलैंड की बात करेंगे, आर्द्रभूमि पारितंत्र के बारे में। तो ये क्लासेस प्रॉपर चलती रहेंगी एनवायरनमेंट की, कम से कम हमारी 15 क्लास होगी। ये आरओ के एग्ज़ाम को देखते हुए और क्या कहते हैं जो बीओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए, क्योंकि लोगों की डिमांड ये थी कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सर गलत हो जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्वायरमेंट में। तो हमने कहा ठीक है, पहले इन्वायरमेंट के सीरीज को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कमीशन एग्ज़ाम को पहले ही करा ले। इसलिए देखिए, चलिए अपने टॉपिक की तरफ हेडिंग डालिएगा, आर्द्रभूमि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड। तो इसके बारे में बात करने के पहले अपने डायमेंशंस को हम कवर करेंगे कि हम वेटलैंड्स में क्या क्या पढ़ेंगे, ताकि भटकने से पहले प्रॉपर वे में हमारा काम चलता रहे। और हमने आपको पढ़ने का तरीका भी बताया कि जैसे हम पढ़ते चलेंगे वैसे आप नोट्स जनरेट करिए और वैसे पढ़ने का भी प्रयास करिए, ठीक है। तो वहीं फिर से रोज़ वाला हमारा डायग्राम शुरू हो जाएगा, जिस तरह से हम डेली पढ़ाते हैं उसी तरह से, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि ये आर्द्रभूमि क्या है, ठीक है, आर्द्रभूमि क्या है। दूसरा पॉइंट होगा अगर इसके प्रकार हैं तो यह कितने प्रकार का होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसकी विशेषताएं क्या हैं, उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, ठीक है, लिखते चलिए। अगर इसके अपने प्रकार हैं तो किस किस प्रकार का हो सकता है। तीसरा हो सकता है इसका महत्व क्या है, ठीक है, आर्द्रभूमि का महत्व क्या है। उसके बाद फिर अगर आर्द्रभूमि है तो सुरक्षा की जा रही है इसकी, या फिर ह्रास के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हमारा हो गया इसके ह्रास के कारण कौन से हैं, ठीक है, इसके ह्रास के या कमी के कारण कौन से हैं। और फिर इसके बाद का हो गया भारत में वितरण या फिर सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है इसको बचाने के लिए, ठीक है, सरकार का प्रयास। इसी में हम भारत में वितरण को देखेंगे। और दो इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है प्रयास में, एक रामसर आता है और दूसरा मॉन्ट्रेक्स आता है। ये हमेशा पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, पूछने के लिए, या फिर इसका डेट पूछता है, या फिर इसकी अधिसूचियों के बारे में यूपीपीसीएस या यूपीएससी के मेंस के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में पूछता है। किसके टर्मोलॉजी के बारे में दे दिया कि इन देश का है, ये इतने सत्र में लागू हुआ, ये ईरान का है या यूएसए का है, कहाँ का है। अभी आपका दिमाग एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आइए साथियों अपने पहले टॉपिक पे, ठीक है, इसका बात करते हैं कि ये है क्या। आप बेसिकली इसकी परिभाषा देखोगे बड़े जटिल से दी हुई है, तो हमने थोड़ा अपने शब्दों में ढालने का इसका प्रयास किया है कि आर्द्रभूमि पहला नंबर क्या है, ये पारितंत्र है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। तो कह सकते हो कि आर्द्रभूमि एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का एक बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त होता है। जल से संतृप्त होता है मतलब तृप्त होता है या फिर डूबा होता है। तो लिख लीजिए, नहीं समस्या होगी आप लोग को, ठीक है। हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं कि यह एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से जहाँ के पारितंत्र का एक बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से प्रतिवर्ष, ठीक है। प्रतिवर्ष क्यों लिखा, अंडरलाइन करिए, बताता हूँ। प्रतिवर्ष संतृप्त होता है या फिर जल मग्न होता है,
ठीक है। आप किसी और एग्जाम्स के क्या किसी और बुक्स में इसकी परिभाषा पढ़ोगे तो अजीब सा लिखा रहता है कि ज्वार नदमुख, लैगून, अनूप, ऐसे भाग को क्या बोलते हैं, आर्द्रभूमि बोलते हैं। जटिल सी परिभाषा लिखी हुई, इसलिए हमने बताने का प्रयास किया कि ये एक भूभाग हो सकता है जिसका बड़ा हिस्सा पानी में प्रतिवर्ष जलमग्न होता है या फिर क्या होता है, संतृप्त होता है। ठीक है। रामसर ने क्या कहा है, देखिए रामसर की अपनी अलग परिभाषा है। रामसर ने इस पारितंत्र के बारे में क्या कहा है, ये देखिएगा। रामसर ने इस पारितंत्र के बारे में कहा है कि जहां वर्षा के 8 माह या वर्ष के 8 माह तक पानी भरा रहता है। ठीक है, तो इसकी अच्छी अपनी परिभाषा है, इसलिए मैंने कहा प्रतिवर्ष एक लिमिट है, 8 माह तक क्या होता है, किसी स्थान पे पानी भर। देखिए रामसर ने क्या कहा है, रामसर के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई उसमें कहा गया है जहाँ वर्ष के 8 माह तक पानी भरा रहता है वो क्षेत्र क्या होता है, आर्द्र भूमि होता है। ठीक है, और नॉर्मल परिभाषा भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नमी व दलदली क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहते हैं, एकदम सिंपल सी परिभाषा हो गई। ठीक है, तो अभी करंट की न्यूज़ क्या है, करंट की न्यूज़ ये है कि जो नोट करने वाली चीज़ें हैं कि उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में अभी 10 नए आर्द्रभूमि की घोषणा की गई है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और कौन कौन से हैं पूरा लिस्ट हमारे पास है, वो टीम हमारी आपको प्रोवाइड करा देगी, लेकिन इतना याद रखने की ज़रूरत है कि एक महाराष्ट्र में है, ठीक है, 3 पंजाब में है और 6 यूपी में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप जरूर कि कितनी भूमियाँ शामिल की गई हैं, तो 10 नई भूमियाँ अभी भारत में शामिल की गई हैं। और जो यूपी की हैं वहीं समसपुर है, पार्वती है, समन है, सांडी है, सरसई नावर है, इटावा की, यही सारी चीज़ें, समसपुर, पार्वती, आगरा का हो गया। ठीक है, तो अभी तो हम अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं, अभी आगे चलिए मूलभूत टॉपिक पर बात करिए। परिभाषा इसकी हो गई आपके सामने, बाकी अभी हम कितने स्थल हैं सारी की सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। बाकी इसकी पूरी लंबी लिस्ट है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी टीम आपको मुहैया करा दे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लेकिन क्वेश्चन वहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन जो आएगा वो हम बता देंगे, या फिर किसी रामसर भूमि का नाम आएगा, पूछेगा प्लेस कि किस राज्य में है, बस वो आपको बताना। जैसे उत्तर प्रदेश में जो नई शामिल की गई है उसमें से किसी का भी नाम पूछ सकता है, सरसई नावर का, सांडी का, समन का, पार्वती का, समसपुर का, किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए अपने टॉपिक की तरफ आगे, इसके प्रकार। ठीक है, ये हमारा दूसरा पहलू हो गया कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, प्रकार में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो है मानव निर्मित भी हो सकते हैं, अंतःस्थलीय भी हो सकते हैं, और क्या कहते हैं, खाड़ी या जल डबरू मध्य के हो सकते हैं, जिसको हम तटीय बोलते हैं। तो थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना है। तटीय प्रकार के हो गए, या तटीय ज्वार नद, तटीय आर्द्रभूमि लिख सकते हो, अंतःस्थलीय लिख सकते हो, मानव निर्मित। अंतःस्थलीय और मानव निर्मित। ठीक है, अब तटीय में कौन से आएंगे, अंतःस्थलीय में कौन से आएंगे, मानव निर्मित में कौन से आएंगे, बस ये जानने की ज़रूरत है। जैसे जो खाड़ी होता है, जल डमरू मध्य होता है, या फिर हमने बताया था आपको कोरल रीफ इसी में आएगा, एस्चुरी इसी में आएगा, लैगून इसमें आएगा, और मैंग्रोव भी जो हमने कल के टॉपिक में एक्सप्लेन किया वो भी इसी में आएगा। तो ये सब क्या है, आर्द्रभूमि है, मैंग्रोव भी आर्द्रभूमि है। किस प्रकार की, तटीय प्रकार की। तो लिख लीजिए, पहले मैंग्रोव लिख लीजिए, ज्वार नदमुख लिख लीजिए, कोरल रीफ पढ़ाया, कोरल लिख लीजिए, कोरल रीफ पढ़ाया था हमने, लिख लीजिए। लैगून लिखिए, एस्चुरी रख लीजिए, खाड़ी लिख लीजिए। ठीक है, लैगून, एस्चुरी और आपकी ये खाड़ी हो गई। ये सारी चीज़ें तटीय हो गई, मतलब जो तटों के किनारे होती है। हमने मैंग्रोव को तट के किनारे ही बताया था ना, सुंदरबन बताया था आपको, गुजरात कच्छ में कच्छ का एरिया बताया था, उड़ीसा का बताया था। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, तटीय हो गई। अंतःस्थलीय की बात करें, जल के अंदर होती है। अंतःस्थलीय में क्या आएगा, झील आएगा, मतलब चारों तरफ क्या कहते हैं, स्थल हो, बीच में पानी का प्लेस हो, झील हो गया। ठीक है, झील के साथ साथ क्या हो सकता है, तालाब हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, क्रीक हो सकता है, और अनूप हो सकता है। ठीक है, झील हो गया, डेल्टा हो गया,
क्रीक हो गया, लिखते चलिए, अनूप हो गया, क्रीक हो गया, अनूप हो गया। अब मानव जो निर्मित करता है वो क्या हो सकता है? मानव एक्वाकल्चर बनाता है ना, मछली पालने के लिए मानव एक्वाकल्चर बनाता है, वो भी आर्द्र भूमि हो सकती है। तालाब हो गया, कैनाल हो गया। अभी एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ था, क्या अपशिष्ट पानी निवारक क्षेत्र भी आर्द्र भूमियों में आते हैं? तो आप नोट कर लीजिएगा पहले, वहीं जो अपशिष्ट पानी निवारक क्षेत्र होते हैं वो भी आर्द्र भूमियों में आते हैं, ठीक है। बाकी एक्वाकल्चर हो गया, ठीक है, और तालाब हो गया, ठीक, नोट कर लीजिए अच्छे से। एक्वाकल्चर हो गया, तालाब हो गया, कैनाल हो गया। आगे देखिए, ये हमारा पॉइंट हो गया कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो समझ में आ रहा है ना चीज़ें अच्छी सी। अभी इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, परिभाषा समझ लिए, बाकी सारी चीज़ें जो पीछे की चीज़ें हैं उसी से हम लिंक करते चल रहे हैं, बस वहीं समझने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए आगे, अब बात करते हैं इसके उपयोग की या फिर इसके महत्व की, ठीक है। तो महत्व में एक बेसिक कंसेप्ट लगाइए कि होते कहाँ पे हैं? पानी में होते हैं, ठीक है। तो पानी में उगते हैं या फिर पानी भरा होता है ऐसे क्षेत्रों में होते हैं, तो क्या करेंगे? किसी के लिए भोजन बनेंगे, किसी के लिए ईंधन का काम करेंगे, किसी के लिए क्या होगा? संसाधन का काम करेंगे, ठीक है। तो बस वही नॉर्मल सी चीज़ें लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। ये उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। पहले में उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, उत्पाद में क्या हो सकता है? भोजन उपलब्ध कराते हैं, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, ईंधन उपलब्ध कराते हैं, या फिर आनुवंशिक संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं। लिख लीजिएगा, भोजन, स्वच्छ पानी, आनुवंशिक संसाधन। इन चीज़ों की प्रासंगिकता होगी तभी तो सरकार इसके निवारण की बात कर रही है, तभी तो सरकार इसके संरक्षण की बात कर रही है, इसका अपना कोई ना कोई फायदा होगा तभी तो। दूसरा लिखिए, सामग्री या गैर सामग्री लाभ होता है इससे, या वो भी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। सामग्री और गैर सामग्री उपलब्ध कराते हैं। किस तरह की सामग्री और किस तरह की गैर सामग्री, इसी को एक वर्ड में लिखा गया है कि इसका अपना सांस्कृतिक लाभ भी होता है, ठीक है। जैसे मनोरंजन के क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र हो सकते हैं, आसपास के क्षेत्र, सौंदर्य के क्षेत्र हो सकते हैं, तो ये किस में आएगा? ये सामग्री और गैर सामग्री में आएगा। और एक पॉइंट लिख लीजिए, दूसरे पारितंत्र के लिए आवश्यक भी हैं। ये जो है दूसरे पारितंत्र के लिए आवश्यक है, ठीक है। दूसरा पारितंत्र क्या होगा? मैंने कई पारितंत्र के आपको प्रकार बताए, उसी में हो सकता है कि मृदा निर्माण के लिए हो, ये परागण के लिए आवश्यक हो सकता है, या फिर जैव विविधता स्थल हो सकता है, उसके लिए भी क्या कहते हैं, क्या हो सकता है? जरूरी हो सकता है। जैव विविधता भी एक तरह का पारितंत्र हो गया, तो उसके लिए भी उपयोगी ये हो सकता है। तो ये हमारा हो गया रामसर के महत्व की बात। अब अगर इसका अपने आप में महत्व है इतने सारे, तो जाहिर सी बात है क्या कहते हैं कि सरकार इसका प्रयास कर रही होगी, ठीक है। क्या है, इसके प्रकार कौन से हैं, इसका महत्व क्या है। अब आ गया इसके कमी के कारण कौन से हैं। बस वही पुरानी चीज़ें फिर से हम बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हंसी आती है इन सब चीज़ों को देख के कि एक प्राकृतिक कारण, ठीक है, और दूसरा मानवीय। हमने क्या बताया था कि मानवीय में, प्राकृतिक में आंख बंद करके ऐसे टॉपिक्स आए तो अपने आप लिख सकते हो। क्या बताया था प्राकृतिक में, कोई बता सकता है? या फिर मानवीय में क्या बताया था? चलिए कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए प्राकृतिक में नोट करते चलिए, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? इसकी क्षति होगी। बाढ़ आएगी तब इसकी क्षति होगी। सूखा पड़ेगा तब इसकी क्षति होगी। अपर्दन होगा तब भी इसकी क्षति होगी, ठीक है। या फिर जो मैंने आंख बंद करके लिखने की बात कही थी, प्राकृतिक में क्या होगा? जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन होगा। बाढ़ से नुकसान होगा, सूखा से नुकसान होगा, ठीक है, समुद्र स्तर बढ़ने से नुकसान होगा, अपर्दन से नुकसान होगा, अपर्दन से नुकसान होगा। मानवीय कारक में क्या हो सकता है? मानवीय कारक में अगर भूमि का हम दोहन करेंगे
तब भी इसको क्षति होगी। बाढ़ नियंत्रण के लिए हम बांध बनाएंगे तब भी क्या होगी, इसमें क्षति होगी। वनिकी का कार्य करते हैं इन क्षेत्रों में, फिर भी इसको क्या होगी, क्षति होगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो मच्छर नियंत्रण के लिए जल निकासी क्षेत्र होता है उससे भी इसकी क्षति होती है, और खनन से इसकी क्षति होती है। हमने कई टॉपिक बता दिया, आप रिकॉल कराइए, बोलते चला गया, ठीक है। खनन से क्षति होती है, ठीक है, और मच्छर निवारक जो निकासी क्षेत्र होता है, ठीक है, नियंत्रण के लिए जल निकासी क्षेत्र होता है, उससे भी इसकी क्षति होती है। फिर वनिकी, बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध, वनिकी हो गया। बाढ़ नियंत्रण के लिए जो बांध बनाते हैं, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आर्द्र भूमि को क्षति होती है, ठीक है। सारी चीज़ें पुरानी हैं, बस थोड़ा सा रिपीट करना है, चीज़ों को बार बार लिखाने पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। जो आर्द्र भूमि में था वहीं मैंग्रोव में था, और इसके बाद वहीं कोरल रीफी में कुछ कॉमन पॉइंट्स थे, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि सरकार द्वारा संरक्षण के इसके प्रयास क्या किए जा रहे हैं। अब प्रयास में हमने क्या बताया, एक रामसर है, दूसरा मॉन्ट्रेक्स है। रामसर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामसर को समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, रामसर जो है सम्मेलन हुआ था ईरान के कैस्पियन सागर के तट पे, ठीक है। यह सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए, ठीक है। और अगर कोई सम्मेलन होता है तो उसमें क्या बेसिक मूलभूत अवधारणा होती है? अवधारणा बेसिक मूल ये होगी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की जाए, और जो है जिनसे संबंधित सम्मेलन होते हैं उनकी सुरक्षा की जाए, ठीक है। तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रामसर 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान के कैस्पियन सागर तट पर, ठीक है। ईरान के कैस्पियन सागर तट पर क्या हुआ था, 1971 में ये सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की बात की गई कि अगर कोई आर्द्र भूमि को क्षति पहुंचाता है, नेशनल और इंटरनेशनल कार्रवाई की बात की गई थी। अगर इसको कोई क्षति पहुंचाता है तो उस पर क्या किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। जैसे बात क्या किया जाएगा कि इन क्षेत्रों को सूचित करें, या ऐसी क्षेत्रों के भूमि का बढ़ावा दें, रिजर्व सेंटर बनाएं और सूचित करें और वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करें। ये सब होता है किसी सम्मेलन में, जो भागीदारी वाला काम होता है, ये उन सब चीज़ों में आता है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं भारत में, तो अभी तक 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत में है, ठीक है। और वो लिस्ट आपको मुहैया कराई जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तक 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत में है, ठीक है। और आइए, अब मॉन्ट्रेक्स अलग से नहीं है, इसी रामसर के अंतर्गत मॉन्ट्रेक्स भी कार्य करता है, ठीक है। इसी रामसर अंतर के अंतर्गत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी काम करता है। इसका गठन क्या कहते हैं, 1999 के अबव हुआ था, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये काम क्या करता है, इसमें दो तरह के अतिक्रमण को ध्यान दिया गया है। पहले तरह का अतिक्रमण क्या हुआ, मानवीय अतिक्रमण, और दूसरा पर्यावरणीय प्रदूषण, ठीक है। इसमें दो चीज़ों का ध्यान देने की बात की गई है। पहला कि मानवीय अतिक्रमण जिस क्षेत्रों में हो रहा है वहाँ की सुरक्षा करना, और दूसरा पर्यावरण प्रदूषण की सुरक्षा करना, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये भी रामसर के अंतर्गत कार्य करता है। दूसरा, भारत में दो मॉन्ट्रेक्स क्षेत्र हैं, एक केवलादेव जो मॉन्ट्रेक्स में 1990 में शामिल हो चुका है राजस्थान का, और दूसरा क्षेत्र लोकटक झील जो मणिपुर में है वो भी शामिल हो चुका है 1993 में, ठीक है, याद रखना। पहला केवलादेव राजस्थान का, और दूसरा क्या है, लोकटक झील है, कहाँ का, मणिपुर का। केवला जो है 1990 में है और लोकटक 1993 में है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, तो चिल्का भी 1993 में मॉन्ट्रेक्स में शामिल किया गया था, ठीक है, लेकिन अब ये नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है क्या चिल्का भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, तो चिल्का अब नहीं है, 2002 में इसे हटा दिया गया, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें आपके क्या कहते हैं, सरकार के संरक्षण और प्रयास की, जो आर्द्रभूमियों के लिए इम्पोर्टेंट था। हाँ, एक चीज़ और भूलते चल रहे हैं, भारत में क्या चल रहा है, भारत का अपना क्या है वो भी देख लीजिए आप।
ये सब बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो पीसीएस के वन लाइनर में आते हैं या कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से आपको यूपीएससी के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, संभावना ज़्यादा बनती है। बाकी जो फैक्चुअल है वो फैक्चुअल हमने लिखा दिया, वो आरओ एआरओ के लिए इंपॉर्टेंट है, बीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत का अपना प्रोग्राम देख लीजिए आप। भारत का अपना प्रोग्राम NWCP चल रहा है। ठीक है, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है अपना, इसको लिख लीजिएगा, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम भारत का अपना चल रहा है ये। ठीक है, 85-86 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें केंद्र राज्य के मिलकर बात किए जाने की बात की थी। 115 राज्य लगभग शामिल थे। ठीक है, 85-86 में 1985-86 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, केंद्र राज्य का आपसी समन्वय से आर्द्रभूमियों के संरक्षण की बात की गई थी इसमें। ठीक है, तो ये हो गया अपना आर्द्रभूमि संरक्षण और आर्द्रभूमि क्या है, प्रकार, महत्व के बारे में। ठीक है, ये हमारी पूरी क्लास हो गई, पूरा का पूरा आर्द्रभूमि के बारे में। आगे की क्लासें हमारी कंटिन्यू इन्वायरमेंट की ही चलती रहेगी, और उम्मीद करते हैं आप लोग प्रॉपर क्लास पाने के लिए हमें बताना पड़ता है, बार बार लोगों को मैसेज भेजने पड़ते हैं कि हमारी क्लासेज होंगी। आप कोशिश करिए कि मेरा थंबनेल बन के पहले आता है और हम यूट्यूब पे सूचित कर देते हैं कि मेरी क्लास इस डे को इस टाइम लगने वाली है। तो कोशिश करिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें बार बार बताना ना पड़े आपको, और ये हमारी क्लास आपके लिए काफ़ी किफ़ायती साबित होगी आरओ एआरओ के जो एग्ज़ाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, या फिर जो यूपीपीसीएस या 2020 का या बीओ का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इसी इन्वायरमेंट टॉपिक के साथ। देखिए अगला टॉपिक हमारा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज़्यादा होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। ठीक है, धन्यवाद।